नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि की परिभाषाएं एवं उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम बुद्धि के सिद्धांतों की बात करेंगे। वास्तव में मनोवैज्ञानिकों का प्रारंभ से ही यह प्रयास रहा है कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए। इस प्रयास का परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे सामने बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। इन सभी सिद्धांतों को मूल रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है क्लासिकल सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत को भी हमने दो वर्गों में विभक्त किया है। पहला है कारकीय सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी क्लासिकी सिद्धांत बुद्धि का पहला सिद्धांत था जिसे 1880 के बाद प्रतिपादित किया गया। सर फ्रांसिस गाल्टन तथा उनके शिष्य जे मैककीन कैटल द्वारा बुद्धि के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें संवेदी तीक्ष्णता पर बल डाला गया। उनके अनुसार तीक्ष्ण संवेदी क्षमताओं द्वारा ही बुद्धि का निर्माण होता है। इसे बुद्धि का संवेदी तीक्ष्णता सिद्धांत भी कहते हैं। हालांकि यह सिद्धांत वैज्ञानिक मॉडल जांच पर खरा नहीं उतरा, परंतु बुद्धि के आधुनिक क्रोनोमेट्रिक विश्लेषण में इसकी साधनात्मक भूमिका अवश्य रही। एक कारकीय सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बीने ने किया। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एम्बेगास ने इनका समर्थन किया। इनके अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। यह एक पूर्ण खंड, एक मानसिक शक्ति एवं एक अविभाज्य इकाई है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति किसी एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। बीने के अनुसार संपूर्ण बुद्धि एक समय में व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए अग्रसर करती है, परंतु सामान्य रूप से हम देखते हैं कि किसी एक क्षेत्र में उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमताओं वाले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह सभी क्षेत्रों में दक्ष हो। इसलिए इस सिद्धांत का खंडन कर दिया गया। द्वितत्व सिद्धांत या बाईफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। इसे राजतंत्रीय या मोनार्किक थ्योरी या जी फैक्टर थ्योरी भी कहा गया, क्योंकि इसके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो मूल कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता है। इसी कारण जी कारक को मानसिक ऊर्जा की भी संज्ञा दी जाती है। यह एक जन्मजात कारक है, अर्थात किसी भी प्रशिक्षण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा निश्चित होती है। जी फैक्टर मानसिक कार्यों की प्रवीणता के समानुपाती है, अर्थात जी कारक जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा। दूसरा कारक है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी भी मानसिक कार्य करने के लिए जिस विशिष्ट क्षमता की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट कारक कहलाता है। विशिष्ट कारक की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले है इसका परिवर्तनशील होना, अर्थात एक मानसिक क्रिया में एक तरह के एस कारक की आवश्यकता होती है
और दूसरे प्रकार की मानसिक क्रिया में दूसरे प्रकार के एस कारक की आवश्यकता होती है। यह परिवर्तनशील है, अर्थात प्रशिक्षण व पूर्व अनुभूतियों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। यानी हम प्रशिक्षण के माध्यम से एस कारक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती, अर्थात एक कार्य के लिए एक व्यक्ति में एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी व्यक्ति में दूसरे कार्यों के लिए एस की मात्रा कम हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति में गाने गाने का एस कारक अधिक हो सकता है, परंतु उसी व्यक्ति में पेंटिंग की क्रिया के लिए एस कारक की ज़रूरत होती है, उसकी मात्रा कम हो सकती है। त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने अपने पूर्व बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करके किया। इसमें 3 कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक एवं समूह कारक होते हैं। वास्तव में समूह कारक का स्वयं में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण से बनता है। कह सकते हैं कि जब सामान्य मानसिक कार्य के लिए सामान्य कारक और विशिष्ट मानसिक कार्य के लिए विशिष्ट कारक की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसे मानसिक कार्य जिनके लिए सामान्य एवं विशिष्ट कारक दोनों की आवश्यकता हो, वहाँ समूह कारक बनाकर कार्य किया जाता है। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थ्रस्टन के द्वारा 1938 में किया गया। इसे अल्पतंत्रीय सिद्धांत का नाम भी दिया जाता है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि मानसिक क्षमताओं के कई समूहों का नाम है, जिनमें से प्रत्येक समूह का अपना अलग अलग प्रधान कारक होता है, जो उन सभी मानसिक क्षमताओं को एक सूत्र में बांधे रखता है। ऐसे प्रधान कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनमें नाम मात्र का भी सहसंबंध नहीं होता, परंतु किसी एक प्रधान कारक के अंतर्गत आने वाली सभी तरह की मानसिक क्षमताएं आपस में सहसंबंधित होती हैं। थ्रस्टन ने बुद्धि के 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया है, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं NVSWRMP। N for numerical ability, V for verbal ability, S spatial ability, W word fluency, R reasoning, M mental power, P for perceptual ability। पहली आंकिक योग्यता, जिसका अर्थ है परिशुद्धता तथा तीव्रता के साथ आंकिक परिकलन करने की क्षमता, जिसे हम N से संबोधित कर रहे हैं। V शाब्दिक योग्यता है, अर्थात शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता। इसी प्रकार स्पेशियल एबिलिटी दैशिक क्षमता या स्थानिक क्षमता का अर्थ है किसी दिए हुए स्थान में वस्तुओं के परिचालन करने की क्षमता, उसकी दूरी के प्रत्यक्षण करने की क्षमता तथा आकारों की पहचान करने की क्षमता को स्थानिक क्षमता कहते हैं। W शब्द प्रवाह, अर्थात दिए हुए शब्दों से असंबंधित या अलग शब्दों को सोचने की क्षमता को शब्द प्रवाह कहा गया है। R यानी तार्किक क्षमता, वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता तर्क क्षमता कहलाती है। स्मृति शक्ति
या स्मृति क्षमता का अर्थ है किसी पाठ, विषय या घटना को शीघ्र याद कर लेने की क्षमता। प्रत्यक्षीकरण क्षमता का अर्थ है किसी घटना या वस्तु की विस्तृतता को तेजी से प्रत्यक्षण करने की क्षमता। इसे परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी और पी से संबोधित किया गया है। थ्रस्टन ने अपने सिद्धांत में 7 प्रधान क्षमताओं के आधार पर बुद्धि की व्याख्याएं की हैं जो एक दूसरे से लगभग स्वतंत्र होती हैं। रेमॉन्ड कैटल ने 1963 में बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे हम GFGC का सिद्धांत भी कहते हैं। उनके अनुसार 2 कारक होते हैं। पहला फ्लूइड जिसे हम तरल बुद्धि भी कहते हैं और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड जिसे हम ठोस बुद्धि कहते हैं। तरल बुद्धि वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर होती है, अर्थात इसको किसी भी प्रशिक्षण से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें अशाब्दिक तथा सापेक्ष रूप से संस्कृति मुक्त एवं विशेष प्रकार के निर्देशों जैसे अंकों को याद रखना आदि स्वतंत्र क्षमताएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा क्रिस्टलाइज्ड योग्यता या ठोस बुद्धि जो कि अर्जित कारकों पर निर्भर है, अर्थात प्रशिक्षण आदि से इसको प्रभावित किया जा सकता है। इसमें सामान्य ज्ञान की क्षमताएं सम्मिलित होती हैं।